दूसरा तरीका पढ़ते हैं हम, आमदनियों का मजमुआ या आमलीन के मुआवज़ों के मजमूए के हिसाब से। आपको पता है अशिया को पैदा करने के लिए 4 आमलीन पैदाइश दरकार होते हैं, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। इन सब के मुआवज़ों को जमा कर लिया जाए तो भी आपकी कौमी आमदनी जो है वो हासिल होती है। इसमें जो है अब आपको पता है कि ज़मीन का जो मुआवज़ा है वो लगान होता है, इस तरह जो मेहनत है उसका मुआवज़ा उजरत होता है, सरमाए का मुआवज़ा सूद होता है, और जो आपकी तंजीम होती है उसका मुआवज़ा क्या कहलाता है, मुनाफा कहलाता है। अब इन सब के जो मुआवजे हैं उनको भी आपस में अगर जमा कर लिया जाए तो आपके पास जो कैलकुलेटेड अमाउंट आती है वो भी आपकी कौमी आमदनी कहलाती है। तो इन तीनों को चारों को हम अलग अलग देख लेते हैं। लगान क्या है, इसमें हकीकी जायदादों, ज़मीनों, कुदरती अदतियात और मकानों के किराए वगैरह शामिल होते हैं। मालकान जो अपने रिहायशी मकानों के जो है वो भी शामिल कर लेते हैं किराए वगैरह, ठीक है। आपको पता है ज़मीनें जो लोग ठेके पे लेते हैं उनके ठेके हैं, किराए हैं। इस तरह आपको पता है औकाफ़ की भी ज़मीन होती है मुख्तलिफ़ शहरों में, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो फिर महकमा औकाफ़ को जाके कुछ ना कुछ जो है रकम हर साल जमा करवाते हैं ठेके वगैरह की मद में, वो भी जो है कौमी आमदनी का हिस्सा होती है। आपके जो कुदरती एहतियात हैं जैसे ये आपकी कानकुनी है, वहाँ पे अगर किसी लोगों ने ठेका लिया हुआ है तो उससे जो रकम हासिल होती है वो भी कौमी आमदनी में शामिल होगी। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने रिहायशी मकानों के किराए भी मुज़मर लगान की सूरत में शामिल कर लेते हैं। मुज़मर जो होता है जिसको आपने पे नहीं किया, इम्प्लिसिट होता है। अब इसमें कुछ लोग ये फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हम अपना मकान किराए पर लेते तो हमें कितना किराया अदा करना पड़ता, या अगर हम अपना मकान जो है किसी को किराए पर दे दें तो हमें कितना किराया हासिल होगा। उस रकम को भी अंदाज़े की सूरत में जो है कौमी आमदनी में शुमार कर लिया जाता है, या वो अपनी आमदनी में शामिल करते हैं और फिर वो कौमी आमदनी में भी शामिल हो जाती है। अब इस तरह की जो पेमेंट्स या वसूलियाँ होती हैं वो हकीकत में नहीं होती हैं, लेकिन उनका जो एक एस्टीमेट है उसको शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद है उजरतें। इसमें सरकारी, नीम सरकारी जितने भी आपके इदारे हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, उनमें जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उन सब की जो तनख्वाहें हैं, मुआवजे हैं, वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा कारखाने हैं, उनमें जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनकी वेजेस वगैरह जो है वो भी इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद है सूद। इसमें हुकूमत की जानिब से जितने भी हर किस्म के कर्ज़ों का सूद शामिल होता है। इसके अलावा बैंकों से जो कर्ज़े लिए गए हैं उस पर हासिल होने वाला सूद है। इसके अलावा मुश्तरका सरमाया की कंपनियां हैं वो डिबेंचर्स, मसवक़ात वगैरह इशू करती हैं, उसके बदले में हासिल होने वाला सूद है। या कोई बॉन्ड्स वगैरह जो है गवर्नमेंट ने इशू किए हैं उसके बदले में जो भी सूद वगैरह हासिल हो रहा है उन सब को शामिल किया जाता है, ठीक है। मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के बॉन्ड्स पर हासिल होने वाला सूद और सरमाया को इस्तेमाल में लाने का मुआवजा भी इसमें शामिल होता है। गर्ज ये कि जिसने भी किसी दूसरे को सूद पर कर्जा दिया है तो उस हासिल होने वाले सूद को कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है। मुनाफाजात, इसमें हर किस्म के मुनाफाजात शामिल हैं, चाहे वो एक शख्स काम कर रहा है, शराकतदारी पे काम हो रहा है, चाहे मुश्तरका सरमाया की कंपनियां जो है वो काम कर रही हैं, उन सब के मुनाफाजात को इस मद में शामिल किया जाता है। इन चारों एलिमेंट्स को जब हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो कौमी आमदनी आती है। कौमी आमदनी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगान प्लस उजरतें प्लस सूद प्लस मुनाफाजात, ठीक है। इन सब का मजमुआ क्या कहलाएगा, कौमी आमदनी। वाई इज़ इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस जो है पाई, ठीक है। आर से मुराद क्या है, रेंट। आमतौर पर इसको स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर लिखेंगे। डब्ल्यू भी स्मॉल ही होता है, डब्ल्यू से मुराद वेजेस हो गए, आई से मुराद इंटरेस्ट हो गया, और प्रॉफिट को शो करते हैं हम पाई से, ठीक है, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। तो इन चारों को जब हम जमा कर लेते हैं तो भी क्या कहलाता है, कौमी आमदनी। अब इस मेथड में भी कुछ एहतियातें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने जो है पहले मेथड में देखा था। अब इसमें कौन कौन सी एहतियातें हैं, सबसे पहले क्या है, इंतकाली अदायगियाँ। इंतकाली अदायगियाँ शख्सी आमदनी का हिस्सा होती हैं लेकिन कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होती। इंतकाली अदायगियाँ पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, ये ऐसी अदायगियाँ होती हैं या ऐसी वसूलियाँ होती हैं जो कि बग़ैर मेहनत किए हासिल हो जाती हैं। मसलन तहाइफ़ है, अमदाद है, ज़कात है, स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी ऐसी वसूलियाँ हैं जो कि बग़ैर मेहनत किए हासिल होती हैं। गवर्नमेंट को ये पेमेंट्स वगैरह करनी पड़ती हैं
ठीक है। तो इसके बदले में ज़ाहिर बात है कोई मेहनत वगैरह नहीं की होती, लिहाजा इनको भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद है गैर कानूनी वसूलियाँ। वो तमाम की तमाम वसूलियाँ जो कि गैर कानूनी तरीके से हासिल की हुई हैं, मसलन चोरी, डाका, स्मगलिंग है, शराब, अफीम और ऐसी चीज़ें सेल करने से जिनकी ट्रेड पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, तो उनसे जितनी भी वसूलियाँ हासिल होंगी वो भी कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होती हैं, ठीक है। और आपको पता है ये अक्सर जो है लोग ये स्मगलिंग वगैरह क्यों करते हैं, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी से बचना चाह रहे होते हैं, वो जो है किसी तरह का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देना चाह रहे, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी से बचना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी अशिया जो होती हैं वो स्मगल हो जाती हैं सिर्फ टैक्सी से बचने के लिए, और नतीजतन क्या होता है वो कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं बनती हैं। उसके बाद लास्ट मेथड है कुल खर्च का तरीका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे जब भी कोई हम मसावात की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स का कोई मॉडल देखते हैं, इकोनॉमी मॉडल देखते हैं, तो उसमें जो भी हुकूमत की जो भी हमारी आमदनी की कौमी आमदनी की इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं वो आम तौर पर ये कुल खर्च के तरीके की इक्वेशन ही इस्तेमाल होती है। इस तरीके के तहत एक साल के अरसे में पैदा होने वाली अशिया खिदमात की ख़रीदारी पर होने वाले कुल अखराजात को जमा कर लिया जाता है, जिससे खाम कौमी पैदावार मालूम हो जाती है। इसमें अगर सरमाए की फसूदगी के अलाउंस और अशिया सर पर लगाए जाने वाले टैक्सों को माइनस कर दें और हुकूमत की जो सब्सिडी की है उनको शामिल कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाती है खालिस कौमी आमदनी, ठीक है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि खाम कौमी पैदावार में से अगर हम सरमाए की किस्तों खरीद के अखराजात वगैरह जो है उनको माइनस कर देंगे, और यहाँ पे एक चीज़ मज़ीद हमने ऐड की है कि उसमें हम सब्सिडी मराहत वगैरह हुकूमत जो मराहत देती है उसको शामिल कर लेंगे, तो हमारे पास खालिस कौमी आमदनी आ जाएगी। अब इस सरमाया की किस्त और रेत के अखराजात, इनको तो हम पढ़ चुके हैं कि अशिया की टूट फूट जो होती है, तोड़ फोड़ होती है, उनकी मरम्मत के लिए जो अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं उन्हें हम सरमाया की फसूदगी के अखराजात कहते हैं। आने क्या होते हैं, बाज़ औक़ात हुकूमत कुछ अशिया की प्रोडक्शन पर रियायत देती है, टैक्सों में छूट वगैरह दे देती है, या बाज़ औक़ात हुकूमत चीज़ें महंगी ख़रीद कर आवाम को सस्ते दामों फराहम करती है, जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स पे, ठीक है। आप देखते हैं मार्केट के रेट में और यूटिलिटी स्टोर्स के जो रेट हैं उनमें फ़र्क होता है, जो हर एक चीज़ की जो रेट है उसमें फ़र्क होता है, यही रकम क्या कहलाती है, सब्सिडी कहलाती है। इसके अलावा हुकूमत जो है किसी ख़ास जो है इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए भी उनको सब्सिडी देती है, उनको लोन जो है वो फ्री इंटरेस्ट फ्राहम किए जाते हैं या कम शरह सूद पे फ्राहम किए जाते हैं। इस तरह ये जो आपकी बिजली के बिल वगैरह है उनमें रियायत दी जाती है, तो ये सारी की सारी जो है क्या कहलाती हैं, सब्सिडीज़ कहलाती हैं। तो उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खर्चे जो है वो शामिल होते हैं। इसकी जो एक कंप्लीट इक्वेशन बनती है, आपके बुक में उन्होंने 2 शोबी मीशत को जो है सिर्फ डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि आपकी कुल खर्च के तरीके में कौन कौन से अखराजात जो है वो शामिल होते हैं। ये आ जाएगा y = c + i + g + n और x, सबको एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। y से मुराद है कौमी आमदनी, ये किसके बराबर है, c + i + g + nx के। c से मुराद है सरफी खर्च, क्या है, सरफी खर्च, वो तमाम के तमाम अखराजात जो आम अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, सी। तो लोगों ने जितनी भी मार्केट से चीज़ें जो है परचेज़ की होती हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कितनी अशिया जो है वो सेल हो गई हैं, उनकी वैल्यू को जमा कर लेते हैं। आई से मुराद है सरमायाकारी, जितनी भी सरमायाकारी हो रही है, कारखाने लग रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सरमायाकारी में आ जाएंगे। उसके बाद जी क्या है, गवर्नमेंट परचेजेज़, हुकूमत कितने जो है अखराजात करती है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जी में। NX क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है, आपकी बरामदात कितनी हैं और दरामदात कितनी हैं। बरामदात वो होती हैं जो हमने बाहर के मुल्क में चीज़ें सेल की होती हैं, हमारी सेल्स होती हैं। इंपोर्ट्स क्या हैं, दरामदात, ठीक है, दरामद, जो चीज़ें हमने बाहर से मंगवाई हैं, परचेजेज़ हैं। एक्स क्या हमारी सेल्स हैं और एम क्या है, हमारी परचेजेज़ हैं, जो चीज़ें हमने फ़रोख्त की हैं और जो चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आता है उसे भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। सी क्या है,
सरफी खर्च, अखराजात जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर करते हैं। आई क्या है, सरमायाकारी, गवर्नमेंट कर रही है चाहे आम अफराद कर रहे हैं, सारी की सारी सरमायाकारी आई में आ जाएगी। जी से मुराद क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, परचेजेज़ हैं, जैसे हुकूमत आपको पता है हॉस्पिटल्स पे खर्चे करती है, कॉलेजेस पे खर्चे करती है, दिफा पे खर्चे करती है, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जी में आ जाएंगे। एनेक्स क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, आपकी बरामदात माइनस दरामदात, इन सब का मजमुआ क्या कहलाएगा, कौमी आमदनी। ठीक है, वाई को जो है हम कौमी आमदनी के सिंबल के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, ये कल जो है अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके पढ़ेंगे। कौमी आमदनी के बारे में हमने पढ़ा, उसके मुख्तलिफ तसव्वुरात देखे, कौमी आमदनी क्या होती है। किसी भी मुल्क के अफराद अपने वसाइल को बरोए कार लाते हुए जितनी भी अशिया और खिदमात एक साल के अरसे में पैदा करते हैं उसे कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मुल्क में बेशुमार अफराद होते हैं तो उन सब की आमदनियों को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, या जितनी भी पैदावार हो रही है तो सबको कैसे इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ मेथड हैं, तरीके हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कौमी आमदनी की पैमाइश के लिए। ठीक है, हम वन बाय वन सबको देखेंगे। ये 3 मेथड हैं। पहला है पैदावार का मजमूआ बाज़ारी कीमत के लिहाज से, उसके बाद आमदनियों का मजमूआ है आमलीन के मुआवज़ों के मजमूओं के लिहाज से, और तीसरा मेथड क्या है, कुल खर्च का तरीका। पहले जो है हम सबसे पहला तरीका पढ़ते हैं पैदावार का मजमूआ। पैदावार के मजमूए में क्या होता है कि किसी भी मईशत में जितने भी शोबे काम कर रहे हैं उन सब की जितनी भी जो है प्रोडक्शन है, पैदावार है, उनकी बाज़ारी मालियत को जमा कर लिया जाता है। मसलन हमारा ज़रूरी शोबा है, सनती शोबा है, इनकी जितनी भी पैदावार है उसकी जो है बाज़ारी मालियत जो है उसे जमा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ शोबों की पैदावार है। ज़रूरी शोबे की पैदावार है, गंदम, चावल, गन्ना, कपास, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह, उनकी कितनी पैदावार हुई है और उसको उसकी मार्केट वैल्यू जो भी हुकूमत जो है आपको पता है हर एक जो अनाज है, ज़रूरी अनाज है, उनकी कीमत पहले से ही तयन कर देती है। गंदम का क्या रेट होगा, कपास का क्या रेट होगा, तो उसको उसके रेट के साथ जो है मल्टीप्लाई करके जो है उसका जो आंसर आता है उसे जमा कर लिया जाता है। सनती शोबे की पैदावार है, जैसे कपड़ा, चीनी, सीमेंट, मशीनरी और दीगर मसनूआत, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हुकूमती इदारों को मुहैया की जाती है। जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जिन्होंने कौमी आमदनी को जो है कैलकुलेट करना होता है, उनको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है खिदमात सरअंजाम देने वाले इदारे, बैंकों, बीमा कंपनियों, जहाज़रान कंपनियाँ जो है उनके मुनाफे शामिल होते हैं। इसी तरह जो अफराद अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं उनकी जो है मुआवजे भी इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आसानी के लिए जो है एक जो टेबल आपको गिवन है, अशिया और खिदमात दी हुई हैं, गंदम, चावल, कपास, ठीक है, और उसके बाद उसकी कुल पैदावार दी हुई है। मसलन गंदम जो है 10 लाख मन है, चावल जो है 5 लाख मन है, कपास की भी इस तरह जो है बेल्स जो है वो बताई हुई हैं। बाज़ारी कीमत दी हुई है, कुल गंदम की जो है वो बाज़ारी कीमत 300 रुपये फ़ी मन दी हुई है। आप 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 के साथ, ये आपके जो है वो 30 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ठीक है, तो हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी पैदावार को और बाज़ारी कीमत दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं तो कुल मालियत आती जाती है। ठीक है, और इन सब का जो है एंड पे क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। इस तरह खिदमात में देखें, डॉक्टर्स आपको पता है काउंटेड होते हैं कितने मुल्क में डॉक्टर्स जो है काम कर रहे हैं और हर एक जो है वो कितनी जो है मुआवजे कमा रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी भी कुल मालियत आ जाती है। इसी तरह टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जज साहिबान वगैरह हैं, उनकी भी जो है तादाद और उनके जो मुआवजे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल मालियत आ जाती है। फिर सब पूरे कॉलम का जो है वो टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास जो है पहले तरीके से कौमी आमदनी जो है वो आ जाती है, पैदावार का मजमुआ। क्या प्रोडक्ट जो भी आपकी पैदावार है उसकी बाज़ारी कीमत जो भी होती है मार्केट में उस वक्त, उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी कौमी आमदनी आ जाती है। ठीक है, इसमें जो है इसकी कैलकुलेशन में बच्चे कुछ एहतियातें करना ज़रूरी हैं, अगर कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप उन एहतियातों को मद्देनज़र नहीं रखते हैं तो आपकी जो है काउंटिंग गलत हो सकती है, कौमी आमदनी जो है वो हकीकत से ज़्यादा भी बताई जा सकती है और कम भी हो सकती है। तो कुछ प्रिकॉशन होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हैं, एहतियातें हैं। सबसे पहले क्या है, दोहरी गिनती का ख़तरा।
तो जब भी कौमी आमदनी की कैलकुलेशन की जाती है तो इस बात को जहन में रखते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार ना गिना जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो हम उसकी इब्तदाई शक्ल लेते हैं उस चीज़ की, और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे उसमें जो है उस इजाफा होता जाता है उसकी वैल्यू में, या उस वो फिनिश गुड्स बनती जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू जैसे बढ़ती है, हर स्टेज की जो इजाफा है उसको जमा कर लेते हैं, या फिर हम बिल्कुल उसकी फ़ाइनल वैल्यू लेते हैं जब वो मार्केट में सेल होने के लिए पहुंचती है। इसकी एग्जांपल से जो है आपको सही जो है समझ में आएगा। यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, पैदाइश के मराहल लिखे हुए हैं, शय की नौइयत है, मालियत है और मालियत में इजाफा। सबसे पहला जो है मरहला उसमें क्या है, खाम लकड़ी है। लकड़ी मतलब आपने दरख्तों से लकड़ी काटी है फर्नीचर बनाने के लिए, उसकी जो मालियत कितनी है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, मालियत कितनी है, 10,000 रुपये। मतलब आप मार्केट से लकड़ी ख़रीदते हैं फर्नीचर के लिए तो उसकी इब्तदाई वैल्यू क्या है, 10,000। ये उसकी पहली शक्ल है। फर्नीचर से पहले जब वो फर्नीचर बनाने वाला जो शख्स है उसको ठीक करके, मतलब कि लकड़ी को आपको पता है कि दरख्त की सूरत में है, उसको काट के फिर बाकायदा मंडियों में सेल किया जाता है। जब वो काट के उसको एक जो है एक फॉर्म में ला के सेल करते हैं तो उसकी मार्केट जो वैल्यू है वो 10,000 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 15,000। अब मालियत में कितना इजाफा हुआ है, 15,000 माइनस 10,000, 5,000 रुपये का। ठीक है, पहले वो 10,000 की उन्होंने ख़रीदी थी, उसको जब उन्होंने काटा, उसको एक जो है शक्ल में लेके आए हैं, उसको फिर मंडी में जाके सेल किया है, तो अब वो जो 10,000 की ली थी अब कितने में सेल होगी, 15,000 की। इसका मतलब है 5,000 जो है उसकी वैल्यू में इजाफा हो गया। अब जो फर्नीचर बनाने वाले हैं उसका फर्नीचर तैयार करेंगे, फर्नीचर तैयार करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 25,000 रुपये। ठीक है, अब इजाफा देखा जाए तो कितना है, उन्होंने 15,000 की जो है लकड़ी ख़रीदी और उसको जब फर्नीचर तैयार किया है तो अब वो फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 25,000 है। तो इजाफा कितना हुआ है, 10,000 का। अब देखिए अगर आप ये थर्ड कॉलम को जमा कर लेते हैं, 10,000 जमा 15,000 जमा 25,000, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 50,000 रुपये। अगर हम मालियत में इजाफा लेते हैं, सिर्फ मालियत में इजाफा, तो वो कितना है, 10,000 रुपये की पहले वो लकड़ी थी, 5,000 रुपये उसकी मालियत में इजाफा हुआ जब उसको एक फॉर्म में लेके आ गए, और जब उसका फर्नीचर बना और मार्केट में सेल किया तो उसकी वैल्यू में कितना इजाफा हुआ, 10,000 का। तो सबका जमा कर लेंगे तो कितना आंसर आता है, 25,000। अगर हम 50,000 को कौमी आमदनी में शुमार कर लेंगे तो हमारी जो है डबल काउंटिंग हो जाएगी, कौमी आमदनी जो है अंदाजे से ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी मालियत में जो हर स्टेज पर इजाफा हुआ है सिर्फ उसी को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 25,000, जो कि उससे हाफ है। अब ये दो ऑप्शन हैं, या तो आप इस कॉलम को जमा करें, मालियत में जो हर स्टेज पर इजाफा आता जा रहा है उसको जमा करें, और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप फर्नीचर की जो मार्केट वैल्यू है, फाइनल गुड जब बन जाती है, ठीक है, ये फाइनल है ना, लकड़ी से आप क्या बनाना चाह रहे थे, फर्नीचर, तो ये फाइनल गुड है। तो जब ये मार्केट में सेल हो रही है 25,000 की, तो आप इस वैल्यू को जमा करें। ठीक है, या तो इस 25,000 को जमा किया जाएगा या फिर हर स्टेज में जो इजाफा हो रहा है उसी को जमा किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो है कपास में भी यही एग्जांपल आती है कि जब कपास को ख़रीदते हैं तो कपास की वैल्यू, फिर उससे जब धागा बनता है तो धागा बनने के बाद उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ उसको जमा कर लिया जाता है। फिर धागे को रंगते हैं, उसको कलर करते हैं, उसमें फिर वैल्यू में जो इजाफा होता है उसको जमा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद अगर कपड़ा बन जाता है, कपड़े को मार्केट में सेल करते हैं, तो फिर सेल करने से उसकी जो मार्केट वैल्यू में जो इजाफा हुआ रंगाई से पहले, रंगाई वाली वैल्यू और कपड़े की वैल्यू, उसको भी जो है जो डिफरेंस आता है उसको जमा कर लिया जाता है। ठीक है, तो हर स्टेज पर होने वाले इजाफे को जमा कर लें, या फिर जब कपड़ा बन के मार्केट में सेल होने के लिए जाता है तो उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको जमा कर लें। ठीक है, तो ये जो एक एहतियात है इसको पेश नज़र रखना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी क्या है, तफरी तबाह की खातिर वो सारे काम जो कि आप इंटरटेनमेंट के लिए या हॉबी के तौर पर करते हैं, मसलन घर में मुर्गियाँ पाल ली हैं या कोई छोटा सा एक किचन गार्डन आपने बना लिया है, तो उससे जो भी प्रोडक्शन हासिल होती है उसको भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद मिला मुआवजा खिदमात हैं, खुद इस्तेमाल की अशिया जो घर में इस्तेमाल की जाती हैं वो भी आप नहीं करते हैं, मसलन अपने लिए आप कपड़े सिलाई कर रहे हैं,
तो वो कौमी आमदनी में शुमार नहीं होगा। लेकिन अगर आप कपड़े दूसरों के सिलाई कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, तो फिर वो कौमी आमदनी में शुमार होगी। ठीक है, हर वो काम जो कि आप अर्निंग्स के लिए, आमदनी हासिल करने के लिए करती हैं, उनको कौमी आमदनी में शामिल किया जाएगा। और वो तमाम काम जो आप अपनी ज़ात के लिए या घर वालों के लिए कर रहे हैं, वो कौमी आमदनी में शामिल नहीं होगी। बिलवास्ता टैक्सेस, अगर चीज़ें हैं कीमत में बिलवास्ता टैक्सेस वगैरह भी शामिल हैं, तो उनको भी वहाँ से माइनस कर देना चाहिए। हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू है वही होनी चाहिए, उसमें जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका था जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों से हासिल होने वाली पैदावार को जमा कर लेते हैं, लेकिन कुछ एहतियातें करते हैं कि एक ही चीज़ को जो है बार बार नहीं गिनते हैं, या तो उसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं, या हर स्टेज में जो जब उसकी प्रोडक्शन में जो है चेंजेस आती हैं, मराहिल में चेंजेस आती हैं, तो हर लेवल पे जितना भी उसकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा उसको जमा कर लेंगे। उसके बाद जो है इसके अलावा वो काम जो कि आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, घर वालों के लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, आपका जो है गर्ज़ मुनाफा कमाना या आमदनी हासिल करना नहीं है, वो भी कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कीमतों में इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह शामिल हैं, तो वो भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होंगे। ठीक।